दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी को बहुत जोर का झटका लगने वाला है, और अगर लगने वाला है तो यह किस रूप में लगने वाला है, और क्या इसी झटके को कम करने के लिए भाजपा के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की यात्रा का रूट बदल दिया, और केवल रूट ही नहीं बदला बल्कि अपने डीजीपी को उन पर एफआईआर करने का आदेश भी दे दिया है। और यह भी बताएंगे कि जिस रूट से न्याय यात्रा के निकलने के कारण अव्यवस्था होने की बात की जा रही है, इसी रूट से बजरंग दल और जेपी नड्डा की 2 यात्राएं हो चुकी हैं। तो क्या लोक व्यवस्था और कानून व्यवस्था केवल विपक्षी दलों की यात्रा से ही बिगड़ती है? उसके बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और अन्य वकीलों की। आखिर प्रशांत भूषण जैसे वकील ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर देश बचाना है, अगर लोकतंत्र बचाना है तो ईवीएम को हटाना ही पड़ेगा। क्या प्रशांत भूषण और सुप्रीम कोर्ट के अन्य वकील जो दावा कर रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा और हर हाल में हम ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे, चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से ही होगा, तो क्या यह मान लिया जाए कि फिर से देश में वही दौर शुरू हो चुका है जो दौर अंग्रेजी शासनकाल का था? और उस समय देश के वरिष्ठ वकीलों ने, जिसमें गांधी जी से लेकर पंडित नेहरू तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि लोगों ने कानून और षड्यंत्र की बारीकियां समझाते हुए अन्य लोगों को जागरूक करके अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और अंत में बात करेंगे कि राम मंदिर का उद्घाटन जिस प्रकार से हुआ और लोगों को निमंत्रण जिस प्रकार से दिया गया, क्या वह निमंत्रण केवल आमंत्रित किए गए लोगों के पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करने के लिए था? आखिर जो भी बड़े बड़े एक्टर या बिजनेसमैन आए थे, क्या राम मंदिर जैसे धार्मिक अनुष्ठान में उनका ओहदा ऐसे लोगों से भी ऊपर था जो सालों साल कोर्ट में राम मंदिर के लिए लड़ाइयां लड़ी और तमाम सबूतों और साक्ष्य को मंदिर के पक्ष में पेश किए? लेकिन क्या उन्हें सिर्फ इसलिए दरकिनार कर दिया गया क्योंकि यदि ऐसे शंकराचार्य, साधु संत, रामानंदी और निर्मोही अखाड़ा जैसे लोगों को कुछ ज्यादा महत्व दिया जाएगा तो प्रधानमंत्री मोदी की छवि उनके आगे धूमिल पड़ जाएगी? और क्या इसीलिए पूरे कार्यक्रम में सभी कैमरे के मुख्य फोकस में केवल प्रधानमंत्री मोदी ही थे? और जैसा कि विपक्षी दलों का आरोप है कि यह केवल 2024 का चुनावी इवेंट है, क्या यह पूरी तरह से सही है? प्रत्येक मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी पर एफआईआर को लेकर। आखिर क्यों हेमंत बिस्वा शर्मा को लगता है कि गुवाहाटी शहर के अंदर से न्याय यात्रा निकालने पर कानून और लोक व्यवस्था बिगड़ जाएगी? क्या यह केवल बीजेपी का डर है या फिर बीजेपी चाहती है कि प्रचार केवल भाजपा का ही हो, अन्य विपक्षी दलों को हर हथकंडा लगाकर प्रचार करने से रोका जाए? अगर ऐसा नहीं है तो सुप्रिया श्रीनेत ने क्यों ट्वीट किया है कि उसी रास्ते पर बजरंग दल और नड्डा जी की रैली निकाली गई, लेकिन इसी रास्ते पर जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है तो उसे न केवल रोका गया बल्कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने डीजीपी को राहुल के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश भी दे दिया है। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि असम की जनता को रोज दबाया जा रहा है और आज मेरा संवाद यूनिवर्सिटी छात्रों से था, लेकिन यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को फोन करवाकर मेरा प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया गया और उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी के सभी छात्र बाहर आए और हमसे बात भी की। उन्होंने यहां तक दावा किया कि हम बीजेपी और आरएसएस से नहीं डरते और जनता की लड़ाई लड़कर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं ईवीएम के विषय में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के तमाम वरिष्ठ वकीलों का आरोप है कि ईवीएम में तकनीकी छेड़छाड़ करके गलत तरीके से चुनाव कराए जा रहे हैं, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं ईवीएम के प्रति सुप्रीम कोर्ट के वकील और मुखर होते जा रहे हैं। प्रशांत भूषण जैसे वकील सोशल मीडिया पर आरोप लगाते हैं कि यदि लोकतंत्र और देश को बचाना है तो हर हाल में चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। दोस्तों, ईवीएम पर तमाम आरोप लगने के बाद भी इलेक्शन कमीशन संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक और वकील नरेंद्र मिश्रा ने तो चुनाव आयोग के साइट से तमाम आंकड़े निकालकर यह दावा कर दिया है कि जिन 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है वह गलत तरीके से बनी है और चुनाव आयोग का कोई भी डाटा तीनों राज्यों के चुनाव मतगणना से मैच नहीं करता है। और यह केवल दावा ही नहीं बल्कि नरेंद्र मिश्रा ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण करने का मांग भी किया है और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि यदि आंकड़े मैच नहीं कराए जाते हैं तो स्पष्टीकरण भी नहीं मिल पाएगा, और अगर स्पष्टीकरण नहीं मिल पाता है तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में चुनाव दोबारा कराए जाएं। तो क्या नरेंद्र मिश्रा के द्वारा लगाया गया आरोप ईवीएम मशीन पर सवाल नहीं खड़े करते?
और अगर सवाल खड़ा करते हैं तो चुनाव आयोग स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे पा रहा है, और अगर नहीं दे पा रहा है तो क्या यह मान लिया जाएगा कि लोकतंत्र वास्तव में खतरे में है। दोस्तों, अब चलिए अंत में बात कर लेते हैं कि क्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में उन्हीं लोगों को प्रमुखता दी गई थी जो लोग देश के अंदर अधिक से अधिक पॉपुलर हों और उनके फॉलोअर्स लाखों करोड़ों में हो, और क्या इन लोकप्रिय एक्टर, एक्ट्रेस और बिजनेसमैनों के आगे शंकराचार्य और उनकी तरह शास्त्र सम्मत विचारधारा रखने वाले साधु संतों और महात्माओं को महत्व नहीं दिया गया? और क्या यह महत्व सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि अगर धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरुओं और हिंदू धर्म के प्रतिष्ठित लोग अगर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो जाते तो उन सबके आचार व्यवहार और धार्मिक संवाद के आगे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कम हो जाती और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का भी महत्व कम हो जाता जो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद दिया था? और क्या इससे 2024 का लोकसभा चुनाव भी प्रभावित हो जाता? क्योंकि जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव केवल प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी लड़ रही है, क्या इसीलिए सिर्फ एक चेहरे को हाईलाइट करने के लिए शुरू से अंत तक सारा जुगाड़ किया गया था? और अगर ऐसा किया गया था तो क्या यह हिंदू धर्म के भविष्य के लिए सही है? क्योंकि शंकराचार्य का मानना है कि हिंदू धर्म इसीलिए सदियों से बचा हुआ है क्योंकि आज तक उस पर राजनीति हावी नहीं हो पाई है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।